चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, कल का लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डिसऑर्डर्स के बारे में वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दी थी। उसको आप ज़रूर देखना, ये लेक्चर समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अगर आप पहला लेक्चर देखते हो तो आने वाले बाकी सारे लेक्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर से। ठीक है, आप देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर में मैंने बताया था दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आज हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं मेंडलीय विकार। इसमें टोटल 6 तरह के विकार होते हैं जो हमने देखे थे पिछले क्लास में। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, हीमोफीलिया, इसे हिंदी में भी हीमोफीलिया ही कहते हैं, फिर सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन सब की हिंदी भी यही होती है, मैं पिछले क्लास में आपको लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हमारा मकसद है कि हम इन दोनों को कवर करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। इन दोनों को हम डिटेल में आज समझेंगे। ठीक है, इन दोनों के बहुत ही डिटेल में आज हमारा समझना हमारा काम है। ओके, और बाकी को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मैं आपको कल बताई थी। अच्छा, एक बात आप इसके लिए ध्यान रख लो कि ये जो होते हैं ना, ये दोनों है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, जिसे हिंदी में आप कहते हो लिंग, मैं दूसरे कलर के स्केच पेन से लिखती हूँ क्योंकि हो सकता है ये आपको प्रॉपरली ना दिखे। लिंग सहलग्न रोग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लिंग सहलग्न रोग। ठीक है, अच्छा, बाकी के सारे की अगर मैं बात करूं, जो बाकी के चारों आप देख रहे हो, ये चारों को हम कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, यानी हिंदी में कहूं तो अलिंग क्रोमोसोम रोग। ठीक है, अब ये क्या होते हैं समझते हैं इन चीज़ों को। ये बातें हम समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम इन डिजीज़ पे आ जाएंगे जो कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया है। ठीक है, तो चलो इस बात को समझते हैं। क्या लिखा है मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर कोई कोशिका है, ठीक है, क्या है? अगर कोई कोशिका है, ये क्या है? कोशिका। ठीक है, मानव की एक कोशिका के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये हम देख चुके थे। 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 46 में भी टोटल कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं, यानी 23 जोड़ों में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 23 का जोड़ा होता है। ठीक है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, ऐसे करके 23 जोड़े प्रेजेंट होते हैं। 23 जोड़े में भी मैंने आपको बताया था 22 प्लस XX या फिर 22 प्लस XY। ठीक है, तो 22 प्लस एक्सेस क्या होता है आप मुझे बताओ। XX मतलब होता है कि ये फीमेल का दिया हुआ है। ठीक है, ये फीमेल के क्रोमोसोम है, यानी कोई अगर महिला है तो उसके बॉडी के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो होगा 22 प्लस XX। अगर कोई मेल है तो उसके बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो होगा 22 प्लस XY। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया था कि ये जो 22 आप देख रहे हो, इन 22 को हम कहते हैं ऑटोसोम, यानी कायिक क्रोमोसोम या कायिक गुणसूत्र कह सकते हो आप। ठीक है, क्रोमोसोम या कायिक गुणसूत्र कह सकते हो आप। जो दूसरा वाला आप देख रहे हो, जो यहाँ पे ये आप देख रहे हो XX या XY, इसको मैंने कहा था ये क्या है? ये है आपके सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र।
अब आपको तो पता है कि ये गुणसूत्र जो होते हैं वो कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, है ना, गुणसूत्र इस तरह के नज़र आते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ये भी हम जानते हैं, और डीएनए का कुछ भाग क्या होता है, जीन होता है। इसी डीएनए के कुछ भाग में जो कि जीन है आपका, ठीक है, किसी एक जीन के किसी एक पॉइंट पे अगर कोई म्यूटेशन आ जाता है, कोई परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते थे, उसी को हम कहते थे मेंडेलीय विकार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी जीन के किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाता है, कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से ये रोग आपको होते हैं। ठीक है, मेंडेलीय विकार आपको होते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जन्म से होता है। ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के बाद किसी में ये विकार हो जाए, नहीं नहीं, जन्म लेने के बाद किसी में ये डिजीज़ नहीं हो सकती, जन्म से पहले ही ये डिजीजेज होती हैं। ठीक है, अच्छा चलो देखो, तो हमें पता चल गया हो कहाँ रहा है, 23 पेयर क्रोमोसोम है। 23 पेयर क्रोमोसोम में किसी भी क्रोमोसोम पे के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के जीन में होने वाला विकार है, उसके जीन में कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाएगी। तो किसी एक पॉइंट पे हो रहा है, किसी एक बिंदु पे ये विकार हो रहा है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र है, ये जो क्रोमोसोम हो सकता है वो ऑटोसोम हो यानी कायिक क्रोमोसोम हो, या हो सकता है वो लिंग वाला गुणसूत्र हो, सेक्स क्रोमोसोम हो। ठीक है, अगर वो सेक्स क्रोमोसोम होगा तो उस मेंडेलीय विकार को हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड मेंडेलीय विकार। अगर वो कायिक क्रोमोसोम पे होगा तो उसे हम कहेंगे कि अलिंग क्रोमोसोम विकार, उसे हम कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर XX पे हुआ या XY में, देखो XX ये दोनों सेम है, यानी कि इस पे हुआ तो इस पे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इन दोनों में से किसी भी एक पे हुआ या दोनों पे हुआ तो उसे हम कहेंगे एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड। इसको एक्स लिंक्ड भी कह सकते हो। ठीक है, एक्स लिंक्ड भी कह सकते हो। इसमें ज़्यादातर एक्स पे ही होता है, वाई पे जल्दी कोई भी डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलता है, हमारे सिलेबस में तो नहीं है वाई वाला। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या कह सकते हो, एक्स लिंक्ड कह सकते हो, या सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ विकार आप उसे कह सकते हो। यानी जो विकार या जो डिसऑर्डर XX या XY वाले क्रोमोसोम पे होगा उसे हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम वाला विकार या एक्स लिंक्ड विकार। ठीक है, जो बाकी के 22 पेयर क्रोमोसोम में से किसी एक क्रोमोसोम पे होगा तो उसे हम कहेंगे अलिंग क्रोमोसोम विकार। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ देखी थी, देखो मैंने कहा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, यानी कि इसमें जो म्यूटेशन आ रहा है, जो उत्परिवर्तन आ रहा है, वो किस में आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम में आ रहा है, बाकी सब में 22 क्रोमोसोम में से किसी एक क्रोमोसोम पे आ रहा है। ठीक है, तो जिनके एक्स क्रोमोसोम पे कोई विकार आए उसे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर या फिर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप इसे एक्स सहलंग रोग कह सकते हो, सहलग्न रोग कह सकते हो। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया इनमें क्या होगा, एक्स वाले क्रोमोसोम में कोई ना कोई गड़बड़ी आ गई है। ठीक है, अच्छा तो एक एक करके अब इसमें देखते हैं क्या गड़बड़ी आ गई है, इस रोग में होता क्या है, ये चीज़ें अब हम समझते हैं। ठीक है, ये बातें आप बहुत अच्छे से याद रखना कि कौन सा मेंडेलीय विकार सेक्स लिंक्ड है और कौन सा ऑटोसोमल है, यह आप बहुत अच्छे से याद रखना। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस भी इसमें है। तो आपके तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां ये क्या है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, जबकि पहला और दूसरा क्या है आपका, सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, यानी कि एक्स लिंक डिसऑर्डर है, लिंग सहलग्न रोग है। ठीक है, तो अब एक एक करके इन दोनों को पढ़ते हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस से। चलो देखो, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हिंदी में आप कहते हो वर्णांधता। वर्ण मतलब होता है रंग। ठीक है, वर्ण मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब होता है रंग, और कलर मतलब भी रंग होता है। ब्लाइंडनेस की अगर मैं बात करूं, ब्लाइंडनेस मतलब होता है अंधा होना,
और यहाँ पे भी अंधा होना ही लिखा है, यानी किसी रंग के प्रति अंधा हो जाना, यानी कोई रंग हमें नज़र ना आए तो उसे हम कहेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस हुआ है। किसी व्यक्ति को कोई एक रंग नज़र ना आए तो हम कहते हैं वो क्या है, वर्णांध है या कलर ब्लाइंड व्यक्ति है। ठीक है, किसी भी पर्सन को कोई कलर नज़र ना आए, जन्म से ही उसे कोई एक कलर नज़र ना आए तो उसे हम कहेंगे वो कलर ब्लाइंड है या वर्णांध है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब एक बात समझो, ऐसा नहीं है कि कोई भी रंग, मान लो हमको पिंक कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसे कोई रंग नहीं। देखो होता क्या है, आपकी जो आँखें होती हैं, ठीक है, मैं सुंदर सी आँख बना देती हूँ यहाँ। आपकी जो आँखें होती हैं, चलो कलाकारी दिखाने का मौका मिला तो मैंने दिखा दिया। जो आँखें होती हैं, आँखों के अंदर ठीक है, कोन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोन्स। और क्या पाए जाते हैं? रॉड्स पाए जाते हैं। ठीक है, रॉड्स हमारा काम नहीं है रॉड से, मैं सिर्फ कोन्स की बात करूँगी। कोन्स जिसे आप शंकु कहते हो। ठीक है मैम, ये तो मैथ में आता है शंकु, आपने यहाँ कैसे ला दिया? अरे बस नाम है शंकु। ठीक है, कोन्स, कोन्स क्या है? शंकु है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी आप दिन में रंग देख पाते हो, जैसे मैं ये पिंक कलर से लिख रही हूँ, ये मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ, ये इन शंकुओं की वजह से देख पाते हैं। ये क्या होते हैं? रंगों को पहचानने में मदद करते हैं। रंगों को, अरे यार मैं गलती करती रहती हूँ, रंगों को पहचानने में मदद करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? रंगों को पहचानने में मदद करते हैं कि कौन सा रंग है। ठीक है, आपकी आंखों में 3 तरह के कोण होते हैं। आवर आईज हैव 3 टाइप्स ऑफ कोन्स। मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि 3 कोण होते हैं, 3 तरह के कोण होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ कोन्स। पहला होता है रेड कलर के लिए, दूसरा होता है ग्रीन कलर के लिए, और तीसरा होता है ब्लू कलर के लिए। यानी लाल रंग का शंकु, लाल रंग के लिए शंकु, हरे रंग के लिए शंकु, और नीले रंग के लिए शंकु। नीले रंग के लिए शंकु। आपकी आंखों में ये 3 तरह के शंकु होते हैं। ठीक है, तो वर्णांध व्यक्ति में क्या होगा, आपको इन्हीं के तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको हर रंग नज़र आते हैं। जितने भी रंग आप देख रहे हो वो इन्हीं तीनों के वजह से नज़र आते हैं आपको। ठीक है, तो आप इनको मिलाने मत लग जाना कि मैम ये मिला दोगे तो ये कलर कैसे बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारी बॉडी में सिस्टम है कि ये 3 रंगों की वजह से ही हमें सारे रंग नज़र आते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम है जिसकी वजह से इन्हीं तीनों से हमको सारे रंग नज़र आ जाते हैं। बात समझ में आई? तो कलर ब्लाइंड पर्सन, वर्णांध जो व्यक्ति होता है, उसको इन 3 में से कोई एक रंग नज़र नहीं आता। ठीक है, कोई एक रंग के जो शंकु होते हैं उसके अंदर नहीं होते हैं। वर्णांध व्यक्ति के अंदर ज़्यादातर लाल और हरे रंग के शंकु उसके अंदर नहीं होते हैं, या तो लाल या तो हरे रंग के। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में लाल रंग के शंकु नहीं होंगे तो उसे लाल रंग और उससे जितने भी रंग बने हैं वो सही तरह से नज़र नहीं आएंगे, उसकी जगह उसे कोई और रंग नज़र आएगा। जैसे मैंने ये पिंक लिखा है, पिंक जो कलर है वो लाल रंग से ही बना हुआ है। तो आप जानते हो कि पिंक कलर कैसे बनता है? लाल प्लस सफ़ेद के मिश्रण से बनता है। ठीक है, रेड और वाइट के मिक्सचर से बनता है। तो उसको ये वाइट नज़र आने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको लाल रंग नज़र नहीं आता। ठीक है, उसको लाल रंग नज़र नहीं आता तो उसको ये सफ़ेद नज़र आएगा, क्योंकि ये सफ़ेद और लाल रंग के मिश्रण से बना है। बात समझ में आई? तो जो भी कोई लाल रंग का वर्णांध व्यक्ति है, यानी कि रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड जो पर्सन है, उसको रेड कलर से मिली जुली चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, नज़र नहीं आने का मतलब ये नहीं कि गायब हो जाएंगे उसके सामने से, उसे किसी और रंग में वो दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कलर ब्लाइंड। वो या तो लाल रंग के लिए कलर ब्लाइंड हो सकता है या तो ग्रीन कलर के लिए कलर ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन कहाँ पे होता है? आपके एक्स क्रोमोसोम पे होता है, एक्स वाले गुणसूत्र पे होता है इसका जीन।
ठीक है। ऐसा नहीं है एक्स क्रोमोसोम है, लिंग संलग्न है तो सिर्फ लिंग से रिलेटेड इस पे जीन होंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। उनमें से एक जीन किसके लिए है? कलर ब्लाइंड, कलर्स के लिए है, कलर्स के लिए है, आँखों के कोण के लिए है। हो सकता है उनमें ये जीन ना हो या किसी कारणवश बदल गया हो जिसकी वजह से लाल या हरे रंग उनको नहीं दिखाई देते। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनमें लाल या हरे रंग ना दिखाई दें, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं वर्णांध व्यक्ति या कलर ब्लाइंड पर्सन, ठीक है। तो इतनी सी बात है कलर ब्लाइंड पर्सन में, इतना हमको समझना होता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया कलर ब्लाइंड से रिलेटेड बातें, ठीक है। कलर ब्लाइंड से रिलेटेड ये बातें हो गई। अब हम दूसरा देखते हैं जो कि है हमारा हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है उसको समझते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो कलर ब्लाइंडनेस में कुछ नहीं है, बस आप इतना जानो कि वह व्यक्ति जो हरे या लाल रंग में किसी एक वर्ण को नहीं देख पाता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर शंकुओं में यानी कि कोन्स में कोई ना कोई विकार उत्पन्न हो गया है, उसी व्यक्ति को हम कहते हैं कलर ब्लाइंड व्यक्ति। और इसी फेनोमेना को, इसी घटना को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इस रोग को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो आप जैसे मैं बोलती हूँ आप इसको अपने नोट्स में उतार लिया करो, ठीक है। चलो, इतनी बातें हो गई कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। दूसरा देखते हैं जो कि है हमारा हीमोफीलिया। दूसरा रोग देखते हैं, दूसरा है हमारा हीमोफीलिया। जिसे हिंदी में भी आप क्या कहते हो? हीमोफीलिया ही कहते हो। इसे हिंदी में भी आप हीमोफीलिया ही कहते हो, ठीक है। अब हीमोफीलिया क्या होता है? हमें पता है कि मान लो हमारी बॉडी में कहीं कोई कट लग गया, मान लो यहाँ पे मुझे चोट लग गई, तो यहाँ से क्या होगा? खून बहने लगेगा। खून बहने के कुछ समय बाद क्या होगा? खून बहना बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है, ठीक है। हमारे अंदर क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी रुधिर का थक्का बनने लगता है। यहाँ पे खून निकलना कुछ देर बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गया है उसका खून बहना बंद ही नहीं होता। छोटा सा भी चोट लग जाएगा तो खून हमेशा बहता रहेगा, ठीक है। और इसी वजह से उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिसको हीमोफीलिया है वो जिंदा नहीं रह पाते ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि कभी ना कभी तो उन्हें चोट लगी जाएगी, और जब चोट लगेगी तो खून हमेशा बहता रहेगा, खून रुकेगा ही नहीं, ठीक है। अगर कोई गहरी चोट लग गई तब तो गए काम से, बहुत खून बह जाएगा, खून रुकेगा ही नहीं। लेकिन हमारे अंदर भगवान की देन से क्या है? हमारे अंदर थक्का जम जाता है, यानी ब्लड क्लॉट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे in this disease blood clot is not formed, ठीक है। इस रोग में रोगी के खून का थक्का नहीं बनता, ठीक है। इस डिजीज में रोगी के खून का थक्का नहीं बनता है, यानी उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है। बड़ी समस्या वाली बात है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है ये भी हमको समझना है, ठीक है। देखो, खून का थक्का जमता कैसे है इसे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। होता क्या है, जैसे मान लो आपको कहीं चोट लगी, ठीक है, वहाँ पे कुछ आपकी कई स्टेप में प्रोसेस चलती है, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कई स्टेप में प्रोसेस चलेगी और लास्ट में जा करके आपका ब्लड क्लॉट होता है, यानी कि थक्का बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कई सारे क्या इस्तेमाल होते हैं? कई सारे एंजाइम, कई सारे प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कई सारे स्टेप में प्रोसेस होती है। ये कैसी प्रोसेस होती है? कैस्केड प्रोसेस, मतलब कि श्रृंखलाबद्ध प्रोसेस होती है। श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया होती है,
प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? खून के थक्का लगने की प्रक्रिया, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया एक कैस्केड प्रोसेस है, यानी श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है। एक के बाद एक के बाद एक ऐसी प्रक्रियाएं होती जाती हैं। अगर मान लो पहली प्रक्रिया नहीं हुई, पहला स्टेप नहीं हुआ तो दूसरा नहीं हो पाएगा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं हुआ तो चौथा नहीं होगा, ऐसे एक दूसरे से ये जुड़ी प्रक्रियाएं होती हैं। तो किसी भी स्टेप का कोई भी एंजाइम या कोई भी प्रोटीन किसी कारणवश वो नहीं बन पाया, ठीक है, उसके लिए मान लो हमारे पास जीन नहीं है। कोई भी चीज़ आपके बॉडी में हो ना, उसके लिए जीन होती है। जैसे मान लो मेरे नाखून है, नाखून क्यों है? क्योंकि मेरे पास नाखून होने का जीन है, इसलिए मेरे नाखून है। मेरा रंग ऐसा है क्योंकि मेरे इस रंग के लिए कोई ना कोई जीन है मेरी बॉडी में, तभी मेरा रंग ऐसा है। मेरे बाल स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, मतलब मेरे शरीर के अंदर स्ट्रेट बालों वाला जीन है, इसीलिए मेरे बाल स्ट्रेट हैं। मेरे अंदर कोई प्रोटीन बन रहा है, कोई एंजाइम बन रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई जीन होंगे, ठीक है। तो मान लो किसी जीन के परिवर्तन की वजह से, किसी जीन के परिवर्तन की वजह से कोई एंजाइम या प्रोटीन नहीं बना, तो क्या ये स्टेप पूरी हो पाएगी? नहीं। क्या ब्लड का क्लॉट बन पाएगा? नहीं, ठीक है। तो हम हीमोफीलिया में ऐसा कहते हैं कि रुधिर का थक्का बनने से संबंध जो एकल प्रोटीन संबंध जो प्रक्रिया होती है, उसमें कोई एक प्रोटीन प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हीमोफीलिया। तो इस बात को आप लिख लो कि इस रोग में रुधिर थक्का बनने से संबद्ध कोई प्रोटीन प्रभावित हो जाता है, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे इन दिस डिसऑर्डर, आप लिखो इन दिस डिसऑर्डर एनी वन प्रोटीन ऑफ cascade process of blood clotting is affected, यानी क्या होगा? इसमें जो भी हमारी स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, जिसे कैस्केड प्रोसेस या श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया कहते हैं, उसमें से कोई एक एंजाइम या कोई एक प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, अलग अलग टाइप की हीमोफीलिया होती है। किसी में स्टेप 1 का नहीं बनेगा, किसी में स्टेप 2 का नहीं बनेगा, ऐसे 7 या 12 स्टेप होती हैं, ठीक है। तो किसी एक प्रोटीन नहीं बनेगा तो उस तरह का हीमोफीलिया हम कहेंगे। तो उस डिटेल में हमको नहीं जाना है, बस इतना जानो कि किसी श्रृंखलाबद्ध प्रोसेस में जो आपकी थक्का जमने की, ब्लड क्लॉट होने की श्रृंखलाबद्ध जो प्रोसेस है, उसमें से कोई एक प्रोटीन प्रभावित हो जाएगा, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। कोई प्रोटीन प्रभावित हो जाएगा तो क्या होगा? खून का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगी और व्यक्ति का खून हमेशा बहता रहेगा अगर उसे चोट लग गई तो, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा किस में होता है? हीमोफीलिया में होता है, ठीक है। यही इतनी सी बात है हीमोफीलिया के बारे में, ठीक है। तो ये थ्योरी पार्ट हो गया हमारा कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया से रिलेटेड। बस इससे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत उन क्वेश्चन के बारे में हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। देखना, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि कोई फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, और कोई क्या है? मेल है, ठीक है। मेल के अंदर क्या होता है? XY होता है, फीमेल में क्या होता है? XX होता है। और मैंने अभी अभी बताया, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो या वो क्या हो, या वो हीमोफीलिया हो,
दोनों क्या है, दोनों आपके एक्स लिंक्ड हैं, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे अगर कोई जीन नहीं है या कोई जीन प्रभावित हो गया है, तब ये क्या हो सकते हैं, ये दोनों डिसऑर्डर या ये दोनों जो आपके रोग हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो मेल के पास जो आपका मेल है, पुरुष है, उसके पास तो केवल एक ही एक्स है, यानी एक पे भी अगर कलर ब्लाइंड वाला जीन आ गया, यानी कि रूपांतरित या आपका प्रभावित जीन आ गया, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, प्रभावित हो जाएगा यानी कि अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन फीमेल के अगर एक पे आया तो वो अफेक्टेड नहीं होती है, तो वो अफेक्टेड नहीं होती है, क्योंकि आप एक बात याद रखना, आपकी एनसीईआरटी में जितने भी डिजीज़ दे रखे हैं, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर दे रखे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, रिसेसिव हैं। रिसेसिव मतलब होता है कि अपने आप को नहीं शो करते हैं वो, यानी कि अगर दो है, ऐसे मान लो दो हैं, इसमें से एक कलर ब्लाइंड है, तो ये अपने आप को शो नहीं करेगा, अपने आप को नहीं दर्शाएगा, इसी को हम कहते हैं रिसेसिव। जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो आपने ये पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, मैं इतना मान के चल रही हूँ। एक आपका डोमिनेंट होता है, दूसरा होता है रिसेसिव। रिसेसिव वाला डोमिनेंट के प्रेजेंस में अपने आप को नहीं दर्शाता। जैसे मान लो कोई ताकतवर व्यक्ति है, ये वाला ताकतवर व्यक्ति है, ये कमज़ोर व्यक्ति है, तो कमज़ोर व्यक्ति अपने बल का गुणगान किसी ताकतवर व्यक्ति के सामने नहीं करेगा। ठीक है, ये तभी अपने बल का गुणगान करेगा जब ये अकेला होगा। ठीक है, या इसके जैसा ही कोई इसके साथ होगा, कभी किसी ताकतवर व्यक्ति के साथ अपने आप को प्रदर्शित नहीं करेगा। इसी जीन को हम कहते हैं रिसेसिव। तो आप जितने भी जीन पढ़ रहे हो, जितने भी डिजीज पढ़ रहे हो, आप कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलासीमिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जितने भी आप पढ़ोगे, सिकल सेल एनीमिया, वो सारे के सारे क्या है, रिसेसिव डिजीज होते हैं, यानी अपने आप को दूसरे के प्रेजेंस में शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मेल फीमेल क्या होगी, अफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि इसका एक ही एक्स पे क्या है, कलर ब्लाइंड वाला है, दूसरे एक्स पे तो है ही नहीं, तो दूसरा एक्स की वजह से ये अपने आप को दर्शा नहीं पा रहा, क्योंकि दूसरा एक्स क्या है, ताकतवर व्यक्ति है। फीमेल में तभी डिजीज होगा जब इस तरह से कंडीशन होगी, यानी दोनों एक्स के जो जीन होंगे वो प्रभावित होंगे, तभी वो फीमेल क्या होगी, प्रभावित होगी, अफेक्टेड होगी। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगी, अफेक्टेड कहलाएगी, प्रभावित कहलाएगी। ठीक है, उस रोग से प्रभावित कहलाएगी, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे वो हीमोफीलिया हो। अच्छा, तो एक बात बताओ, ऐसी फीमेल को हम क्या कहेंगे जिसपे एक आपका कलर ब्लाइंडनेस का जीन है? इस फीमेल को नॉर्मल तो हम नहीं कह सकते, इस फीमेल को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कैरियर या वाहक। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कैरियर या वाहक। बात समझ में आई? चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए हो, चाहे वो हीमोफीलिया के लिए हो, अगर एक एक्स पे सी है, एक एक्स पे सी मतलब कलर ब्लाइंडनेस, एच लिख दूंगी तो एच मतलब हीमोफीलिया, तो कुछ भी लिख के आपको दे सकता है। ठीक है, तो अगर एक एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो उसे आप वाहक कहोगे, अगर दोनों एक्स पे है तो उसे आप प्रभावित कहोगे। मेल में तो बेचारे के पास एक ही एक्स है, तो एक पे भी होगा तो वो क्या होगा, प्रभावित होगा। तो आप एक बात बताओ कि क्या कभी एक्स लिंक्ड डिजीज में मेल जो कि पुरुष है, क्या कभी वाहक हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स है, एक पे अगर सी आ गया तो प्रभावित, सी नहीं आया तो नॉर्मल। ठीक है, सी नहीं आया, अरे भाई मैंने ऐसे लिख दिया, तो क्या इसे कोई रोग है? नहीं रोग है, तो ये क्या है, नॉर्मल है। तो क्या ये कभी कैरियर बना? नहीं, ये कभी भी वाहक नहीं बनता है। वाहक कौन बनती है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल बनती है। फीमेल का एक्स क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, एक एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस का या हीमोफीलिया का जीन आ गया तो उसे हम वाहक कहेंगे, दोनों एक्स पे आया तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावित कहेंगे। लेकिन ऐसा बनने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है, इस चीज को समझते हैं। देखो, आपसे क्वेश्चन कैसे कहे जाते हैं, क्वेश्चन कहा जाएगा कि एक वर्णांध व्यक्ति है, वर्णांध व्यक्ति है। ठीक है, एक वर्णांध क्या है, व्यक्ति है, यानी कि एक कलर ब्लाइंड पर्सन है। ठीक है,
अच्छा, उसने, अच्छा व्यक्ति कहने का मतलब मेरा यहाँ पे मेल से है, ठीक है, मेल है, ठीक है। उसने एक नॉर्मल महिला से शादी की, ठीक है। उसने एक नॉर्मल महिला से विवाह किया या शादी की। आपके एग्जाम में थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा देगा, मेरा कहने का मतलब जो है वो उतना समझना आप, ठीक है। एक वर्णांध व्यक्ति है, उसने एक नॉर्मल महिला से शादी की, ठीक है। तो उसके ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे है ना, ऑफ स्प्रिंग SPRING, ऑफ स्प्रिंग के वर्णांध होने की क्या संभावना है, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी एक बार इसे बोल दे रही हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो नोट कर लेंगे। इफ देर इज अ कलर ब्लाइंड पर्सन हु मैरिज विथ अ नॉर्मल वुमेन, ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रिंग्स टू बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। आपको दे क्या रखा है, आप पहले मेल लिख लो। क्या लिखोगे, मेल। दूसरी तरफ आप क्या लिख लोगे, फीमेल लिख लोगे, ठीक है। दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे, फीमेल लिख लोगे। मेल क्या है, वर्णांध है। वर्णांध होने का एक ही सिचुएशन हमने पढ़ा है, ऐसा XY है। वर्णांध होने का मतलब कि उसके X के ऊपर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, C से मैंने जो लिख दिया है, ठीक है। फीमेल नॉर्मल है, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, XX होगा। अभी हमने देखा था नॉर्मल फीमेल क्या होती है, XX। अगर कैरियर होती तो एक X पे मैं C लिख देती, अगर आपकी कलर ब्लाइंड होती तो दोनों X पे मैं C लिख देती, ठीक है। अब इस व्यक्ति ने इस महिला से शादी की है, तो अगर इस व्यक्ति का X क्रोमोसोम महिला के X क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या बनेगा, XCX बनेगा, ठीक है, XCX बनेगा। जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस व्यक्ति का X क्रोमोसोम महिला के दूसरे X क्रोमोसोम से मिलता है तब भी क्या बनेगा, XCX बनेगा, ठीक है। अगर इस पुरुष का Y क्रोमोसोम महिला के X क्रोमोसोम से मिलता है तो क्या बनेगा, XY। अगर इसका Y क्रोमोसोम दूसरे X क्रोमोसोम से मिलता है तब भी क्या बनेगा, XY। ये 4 संभावनाएं हैं किसकी, ऑफ स्प्रिंग्स की, यानी कि बच्चे सिर्फ इसी तरह के हो सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे है ना, इन दोनों के बच्चे। ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे या संतान कह सकते हो आप, ठीक है, बच्चे या संतान कह सकते हो, ठीक है। तो आप देखो क्या इसमें आपको कोई कलर ब्लाइंड नजर आ रहा है। देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों तो लड़के होंगे, ये दोनों क्या होंगे, लड़के होंगे, ठीक है। ये दोनों बॉय हैं और कैसे हैं, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। आप पे कोई, इन पे कोई भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन आपको नजर नहीं आ रहा है। ये क्या है, ये आपकी लड़कियां हैं या फीमेल हैं। ये नॉर्मल है नहीं, ये क्या है, कैरियर है, ठीक है, ये क्या है, कैरियर है। तो क्या कोई भी वर्णांध हुआ, ऑफ स्प्रिंग में किसी के वर्णांध होने की कोई संभावना है, नहीं। तो हम कहेंगे कि संतानों की, यानी कि ऑफ स्प्रिंग की वर्णांध होने की संभावना, वर्णांध होने की संभावना 0% है, ठीक है, 0% है। यानी कि इनकी कोई संभावना ही नहीं है कि कोई भी बच्चे इनके क्या हो, कलर ब्लाइंड हो। बात समझ में आई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, हीमोफीलिया से रिलेटेड, सेम टू सेम प्रोसेस होगा, कुछ भी अलग नहीं है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड में। हर क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेती हूं मैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर मेरा वीडियो देखना, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष ने
पुरुष ने वाहक, अच्छा वाहक मतलब किसकी, हीमोफीलिया की वाहक है ना, आई एम सॉरी, हीमोफीलिया वाहक महिला से शादी की, ठीक है, शादी की, तो उसकी संतानों के हीमोफीलिया ग्रसित होने की क्या संभावना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड। अगर इस तरह के क्वेश्चन करना आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस तरह के आप चाहते हो कि मैं और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं और भी क्वेश्चन इस तरह के आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसे ट्राई करो, ठीक है। मैं एक बार इंग्लिश में भी इस चीज़ को बोल देती हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कर लें। If a man is hemophilic and he marries with a carrier hemophilic woman, ठीक है, then what is the probability of their child to be hemophilic? ओके तो ये इसका क्या है, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने बोल दिया। अब वीडियो को रोक के आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। आई होप आप ट्राई करने के बाद ही अब मेरा आंसर देखने जा रहे हो। अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हो, ठीक है। तो आप ज़रूर वीडियो को रोक के एक बार ट्राई करो, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखो आप, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को देख के एक बार ट्राई किया होगा। तो देखो लिखा क्या है, हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष, यानी पुरुष को यानी कि मेल को आपने एक तरफ ले लिया, दूसरी तरफ आपने क्या ले लिया, दूसरी तरफ आपने ले लिया फीमेल, ठीक है। एक तरफ आपने पुरुष का लिखा, एक तरफ आपने क्या लिखा, महिला को लिखा। पुरुष के लिए क्या होता है, XY होता है, हम जानते हैं, लेकिन ये हीमोफीलिया ग्रसित X है तो हम इसे क्या लिख देंगे, X पे H लिख दूंगी मैं, ठीक है। फीमेल है, फीमेल को क्या कह रखा है, फीमेल को कह रखा है कि वो वाहक है हीमोफीलिया के लिए, तो फीमेल होती है XX, लेकिन वाहक होने का मतलब इसके X पे क्या है, एक H है, ठीक है। अब चलो इनकी संतानें बनाते हैं। संतानें कैसे बनाएंगे, चलो देखो, एक मिनट मैं दूसरा पेन ले लूँ। हाँ, संतानें कैसे बनाएंगे, देखो इस मेल के, ठीक है, X को इस फीमेल के X से पहले मिलाओ। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये चीज़ आप सीखो, है ना। XH, ठीक है, ये XX हुआ। अब इसी XX वाले क्रोमोसोम को आप किससे मिलाओगे, महिला के X वाले क्रोमोसोम से। बारी बारी एक एक से मिलाना है, ठीक है। XH और क्या हो गया, X हो गया। फिर Y वाले को किससे मिलाओगे, XH वाले से पहले, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, XH, फिर क्या लिखोगे, Y लिखोगे। फिर Y वाले को किससे मिलाओगे, X से मिलाओगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, XY। बात समझ में आया। तो चलो अब देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये आपकी फीमेल चाइल्ड है, यानी कि गर्ल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, बॉय है, क्योंकि XY आपको दिख रहा है। ये दोनों क्या है, बॉय हैं, ठीक है, यानी कि लड़के हैं उनके, ठीक है। तो आप देखो ये वाली लड़की, इसके दोनों पे क्या है, XX है, यानी कि ये क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है, अफेक्टेड है, यानी कि प्रभावित है, इसको ये रोग होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गई। दूसरा ये लड़का देखो, इस लड़के के पास एक ही X था और उस पे भी क्या आ गया, H आ गया, तो ये लड़का भी क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया, ठीक है। ये लड़का भी क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया, ठीक है। किससे, हीमोफीलिया से, यानी इस लड़के को भी क्या होगा, हीमोफीलिया होगा, इस लड़की को भी क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। लेकिन क्या ये लड़का अफेक्टेड है, नहीं, ये लड़का क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। ये लड़की क्या है, ये लड़की कैरियर है। बात समझ में आ रही है, यानी कि वाहक है, ठीक है। मैंने आपको ये तीनों चीज़ बता दी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को पीछे घुमा के फिर से देखो आप इस चीज़ को, इसे समझो आप बहुत अच्छी तरह से। लगभग हर साल इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप समझ लो।
तो देखो आपसे पूछा क्या है कि उसकी कितनी संतानों में क्या संभावना है कि उसकी संतानियां हीमोफीलिया ग्रसित हों। टोटल कितनी संतान है, 1 2 3 4। 4 में से 2 क्या है, एफेक्टेड है, यानी कि 2 हीमोफीलिया ग्रसित हैं। यानी 4 में से 2 यानी कि आधे हीमोफीलिया ग्रसित हैं। यानी आप कह दोगे 50% संभावना है, 50% संभावना है कि संतानें हीमोफीलिया ग्रसित हों। ठीक है, हीमोफीलिया ग्रसित हों। बात समझ में आ रही है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी में आपसे घुमा के दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसी में मैं आपसे घुमा के 2-3 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अगर आपको पूछा होता कि उसकी संतानों के बजाय आपसे कह दिया होता कि कितने लड़कों की हीमोफीलिया ग्रसित होने की संभावना है, तो आप देखो लड़के कितने हैं, 1 2 लड़के हैं। 2 में से 1 की क्या है, 1 की संभावना है कि वो ग्रसित हो। तो 2 में से 1 यानी कि फिर से 50% लड़कों की संभावना है कि उसके 50% लड़के, यानी कि 2 में से कोई एक लड़का हो सकता है कि वो क्या हो, हीमोफीलिया ग्रसित हो। बात समझ में आ रही है? यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता कि उसकी लड़की के हीमोफीलिया ग्रसित होने की क्या संभावना है, तो आप कहते हीमोफीलिया ग्रसित होने की, देखो 2 लड़कियां थी, 2 में से 1 लड़की क्या है, हीमोफीलिया ग्रसित है। यानी 2 में से 1, फिर से 50% लड़कियों की क्या संभावना है, हीमोफीलिया ग्रसित होने की संभावना है। मैं जो बोल रही हूँ आप लिखो, इसको वीडियो को रोक के आप इसे लिखो, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन 100% चांस है पूछे जा सकते हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, आप अगर नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, वीडियो रोक के थोड़ा सोचना कि उस सवाल का क्या जवाब होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी लड़कियों की नॉर्मल होने की क्या संभावना है, ना ही वाहक हो ना ही अफेक्टेड हो, नॉर्मल होने की क्या संभावना है, तो आप मुझे बताओ नॉर्मल होने की क्या संभावना है। 100%, 50%, 25% कि 0%? सोचो जरा। आप लड़कियों को देखो, लड़कियां यही दोनों है ना, एक लड़की तो अफेक्टेड है, दूसरी लड़की कैरियर है। क्या कोई इसमें नॉर्मल है? नहीं। ठीक है, क्या कोई इन दोनों में नॉर्मल है? नहीं। बाहर से देखने में आपको नॉर्मल लगेगी ये, अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो आप कैरियर को नॉर्मल भी मान सकते हो, क्योंकि बाहर से देखने में ये नॉर्मल लगेगी। लेकिन अगर सही तरह से पूछा जाए तो क्या इनमें कोई नॉर्मल है? नहीं है। ठीक है, तो 0% संभावना बनती है उसकी लड़कियों के नॉर्मल होने की। बात समझ में आई? और अगर पूछे लड़का के कैरियर होने की, तो भाई लड़का तो कभी कैरियर होता ही नहीं है एक्स लिंग में। ठीक है, एक्स लिंक्ड में। तो इतनी बातें थी आपकी हीमोफीलिया और आपके कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। अगर आपने लास्ट के ये क्वेश्चन समझे हैं ना, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाओ, आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोट करो और बार बार प्रैक्टिस करो। और अगर आपको इस पे और क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगी मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये दोनों टॉपिक मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। ठीक है, तो बस इससे कहीं बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे इन दोनों टॉपिक से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सिकल सेल एनीमिया हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हो ना आप, उनमें से कोई ना कोई एक डिसऑर्डर हर साल पूछ ही लिया जाता है, तो आप सारे डिसऑर्डर को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।